चलिए न्यूज रूम लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा, मेरे साथ मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा। इस वक्त न्यूज रूम लाइव में शुरुआत तमाम बड़ी खबरों की करेंगे। देश में इस वक्त क्या कुछ गर्मजोशी के साथ देखने को मिल रहा है और विदेशों से भारत को लेकर क्या प्रतिक्रियाएं आई है। पाकिस्तान एक बार फिर से भारत को लेकर उछल कूद कर रहा है, यानी पाकिस्तान गीदड़ भभकी में हीरो नजर आ रहा है, लेकिन जंग के मैदान में जीरो नजर आता है। वो किसकी शह पे गीदड़ भभकियां दे रहा है, ये भी आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन शुरुआत इस वक्त की कुछ खास सुर्खियों से करेंगे और सबसे पहले आपको बड़ी खबर बताएंगे। हथियार सप्लायर जो है वो पकड़ा गया है। भारत और नेपाल बॉर्डर पर इसे पकड़ा गया था। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इसे घसीटकर वापस अपने पास लाया है, कस्टडी में लिया है और पूछताछ भी शुरू कर दी है। बिल्कुल, इसके बाद बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जहां पर मोदी और ट्रंप की मुलाकात हो सकती है। टेरिफ विवाद के बाद ये मुलाकात होने जा रही है और इस बीच कहा जा रहा है कि अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जा सकते हैं। साथ साथ आपको बता दें, पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत को गीदड़ भभकी दी है और कहा है कि अगर भारत कोई भी हरकत करेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम भारत को जवाब देंगे। और ये भी कहा है कि जल समझौता वो नहीं रोक सकते, पानी की बूंद नहीं रोक सकते, अगर रोकते हैं तो हम उनको जवाब देने की कोशिश करेंगे, ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा। इस बीच आपको बता दें, राजस्थान से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आ रही है, जहां पर एक सड़क हादसा पेश आया है और इस एक्सीडेंट में 11 लोगों की मौत वाकया हो गई है। तो कहां क्या कुछ हुआ है, हर एक चीज की जानकारी आपको देंगे विस्तार से। साथ ही साथ आपको बताएंगे, उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र की कार्यवाही भी चल रही है। आज तीसरा दिन है और तीसरा दिन हंगामा हो सकता है। फिलहाल ये जानकारी आपको बता दें, 24 घंटे नॉन स्टॉप विधानसभा के अंदर चर्चा होनी है और एक विकसित भारत को लेकर रोड मैप जो तैयार किया जाएगा उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन शुरू करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर आपको बता दें कि सेना ने एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। ये बड़ी कामयाबी सेना को मिली है और उड़ी में बॉर्डर पर BAT की घुसपैठ जो है वो देखने को मिल रही थी। और इस बीच आपको बता दें, ये सर्च ऑपरेशन अभी चलाया जा रहा है, इसके बाद जहां पर एक जवान के शहीद होने की सूचना मिली है। बिल्कुल, देखिए, भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इस घुसपैठ को नाकाम कर दिया है। सेना ने एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। 15 अगस्त बिल्कुल नजदीक है और उससे पहले ये सेना को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। हालांकि इसमें एक जवान ने शहादत प्राप्त की है, एक जवान शहीद होने की सूचना अभी तक मिली है और ये भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की है। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या पाकिस्तान फिर से ये नापाक हरकतें करना शुरू हो गया है? क्या फिर से पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है? क्या फिर से पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद के जरिए भारत को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है या भारत के आम लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है? ये बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की है और इसमें सफलता भी हाथ लगी है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर जो पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिल्ली पुलिस ने एक हथियार का जो सप्लायर था उसको गिरफ्तार किया गया है, उसको अपनी कस्टडी में लिया है, उसको घसीट कर लाया है और ये ISI-D कंपनी लिंक पर पूछताछ जारी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस सलीम पिस्टल से पूछताछ कर रही है। असली नाम इसका सलीम शेख बताया गया है, लेकिन सलीम पिस्टल इसको बताते हैं और ये सलीम पिस्टल एक ऐसा शख्स है जो भारत के लिए हथियार जो है वो सप्लाई करता है और पाकिस्तान से हथियारों की सप्लाई करता है। ये धंधा, ये सिलसिला पिछले कई सालों से चला रहा था, लेकिन इसे गिरफ्तार किया गया था नेपाल में, लेकिन अब इसे नेपाल से घसीटकर भारत लाया गया है। इसको कस्टडी में लेकर आगे की पूछताछ चल रही है कि आखिर इसके कितने नेटवर्क हैं, कहां कहां पर नेटवर्क है, कहां संपर्क है और पाकिस्तान के कितने लोगों के साथ इसकी कम्युनिकेशन है। इन तमाम मुद्दों को लेकर फिलहाल इससे पूछताछ भी जारी है। रूपाल, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि सलीम पिस्टल जो कि भारत के सबसे बड़े हथियार सप्लायर में से एक है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे लाया गया है भारत में, जहां पर आपको बता दें कि नेपाल बॉर्डर से उसे गिरफ्तार कर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल दिल्ली लेकर आई है और सेंट्रल एजेंसी भी सलीम पिस्टल से इस चीज को लेकर, तमाम चीजों को लेकर इनफैक्ट पूछताछ करेगी और हो सकता है बड़ी इंफॉर्मेशन निकले, क्योंकि हथियार सप्लायर सबसे बड़ा भारत का सलीम पिस्टल को माना जाता है। इस बीच आपको बता दें कि ये भी कहा जा रहा है कि सलीम पिस्टल को एक स्पेशल सेल में रखा गया है, वहां पर इसकी इंटेरोगेशन होगी, तफ्तीश इससे की जाएगी और उसके बाद एक एक करके जानकारी इस हवाले से निकाली जाएगी। बिल्कुल रूपाली, सही कहा आपने और ये वही शख्स है जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहा था। फिलहाल आपको सीधे लिए चलते हैं कुरुक्षेत्र, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस वक्त अपना संबोधन कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं।
भारत माता की। बोलो गुरु दक्ष प्रजापति महाराज की। बोलो गुरु दक्ष प्रजापति महाराज की। आज के इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार जी, हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी, जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष तेजेंद्र गोल्डी जी, हमारे पेहवा से जिन्होंने चुनाव लड़ा जय भगवान शर्मा जी, हरियाणा सरकार के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर जी, प्रजापत समाज के हमारे प्रधान पवन कुमार जी, उप प्रधान प्रजापत समाज मोहन सिंह जी, सचिव सतीश सरोहा जी, चेयरमैन हरियाणा सरकार धर्मवीर डागर जी, हमारे एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी साकेत कुमार जी आईएएस, संजीव वर्मा जी आईएएस, और आज हरियाणा के विभिन्न जिलों में प्रजापत समाज के परिवारों को ये पात्रता जो प्रमाण पत्र है, सम्मान पत्र है, वो देने के लिए जुड़े हुए हमारे अंबाला से कैबिनेट मंत्री अनिल विज जी, हमारी भिवानी से हरियाणा सरकार की मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी जी, चरखी दादरी से हमारे सांसद धर्मवीर सिंह जी, फरीदाबाद से हमारे मंत्री विपुल गोयल जी, और फतेहाबाद से हमारे मंत्री कृष्ण कुमार बेदी जी, गुरुग्राम से हमारे मंत्री राव नरवीर सिंह जी, हिसार से हमारे मंत्री रणवीर सिंह गंगवा जी, जज्जर से हमारे मंत्री राजेश नागर जी, जींद से हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष कृष्णलाल मिर्जा जी, महेंद्रगढ़ से हमारी कैबिनेट मंत्री कुमारी आरती राव सिंह जी, और नूह से हमारे किरण चौधरी जी, और पलवल से हमारे कैबिनेट मंत्री गौरव गौतम जी, पंचकुला से श्रीमती रेखा शर्मा जी, राज्यसभा की हमारी सांसद, और हमारे पानीपत से कैबिनेट मंत्री महिपाल डांडा जी, रेवाड़ी से हमारे राज्यसभा के सांसद कार्तिकेय शर्मा जी, रोहतक से हमारे कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा जी, और सिरसा से हमारे राज्यसभा के सांसद सुभाष बराला जी, और हमारे सोनीपत से सांसद नवीन जिंदल जी। पूरे हरियाणा प्रदेश से आज हमारे प्रजापत समाज के परिवारों को विभिन्न जिलों से जुड़े हुए हमारे सभी मंत्रीगण जो आज पात्रता प्रमाण पत्र, जो सम्मान पत्र, ये वितरण समारोह है, इसमें आज उपस्थित हमारे प्रजापत समाज के सभी महानुभाव और हमारी मातृशक्ति, सभी बुजुर्ग, युवा साथियों, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं, और तमाम हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से जुड़े हुए हमारे वर्चुअल इस संवाद के अंदर प्रजापत समाज के सभी मेरे परिवारजनों, आप सबको भी मैं राम राम करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज का दिन
ये हम सब के लिए आज का यह पल और आज का यह दिन प्रजापत समाज के लिए एक गौरव का दिन है। आज का दिन उस माटी की महिमा को समर्पित है जिससे हम सबका जीवन ये जुड़ा हुआ है। यह दिन आपके हुनर, आपकी तपस्या और आपके भविष्य को ये आज का दिन समर्पित है। आज पूरे प्रदेश में हमारे हरियाणा, हमारे मंत्रीगण भी और अन्य जनप्रतिनिधिगण भी आज प्रजापति को भूमि के पात्रता प्रमाण पत्र ये देने वाले हैं। मैं यह प्रमाण पत्र पाने वाले सभी प्रजापत समाज के भाई बहनों को दिल से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए आज एक खास तौर से गर्व का दिन है कि आज प्रजापत समाज ने ये जो सम्मान की पगड़ी ये मेरे सर के ऊपर रखी है, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूं और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, ये पूरे हरियाणा प्रदेश के प्रजापत समाज को ये विश्वास दिलाता हूं कि सम्मान को ये सरकार कम नहीं होने देगी, आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। आज मुझे खुशी है, हरियाणा प्रदेश के लगभग 1700 गांव में प्रजापत समाज के लिए मिट्टी खुदाई का सामूहिक अधिकार देने का आज ये प्रमाण पत्र यहां दिए गए हैं। इससे लगभग हरियाणा प्रदेश के 1 लाख परिवारों को वो लाभ मिलेगा। यह प्रमाण पत्र आपको गांव की श्यामलात भूमि जो नियमावली 1964 के तहत ये दिया गया है, इस तरह यह प्रमाण पत्र आपको न केवल भूमि के उपयोग का अधिकार देता है, बल्कि आपके काम को भी ये किसी रुकावट के चलने के लिए कानूनी ताकत भी देता है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं कि सदियों से आपने मिट्टी को आकार दिया है, मिट्टी में जान भरी है। आपके हाथों की कारीगरी से बने हर एक बर्तन, हर एक दिए में हमारी संस्कृति और हमारी आस्था, हमारे जीवन का ये प्रतिबिंब दिखाई देता है। लेकिन बीते कई दशकों में इस हुनर को वह सम्मान नहीं मिला, वह अवसर भी नहीं मिला जिसके आप हकदार हैं। आपके काम को आगे बढ़ाने के लिए नई पीढ़ी को इस हुनर के साथ जोड़ने के लिए जो साधन चाहिए थे वे नहीं मिल रहे थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि हर गांव में प्रजापत समाज को मट्टी लेने के लिए काफी जमीन होती थी। ये पुराने जमाने में ये अलग से ये प्रजावा ये की जी जमीन ये अलग से चिन्हित होती थी, परंतु जिसकी चर्चा हमारे मंत्री जी ने भी की है कि अगर प्रजापत समाज को मट्टी लेनी पड़ती थी, दूर दूर से वो मट्टी लेकर के आता था। यह जमीन श्यामलात, पंचायती अथवा ये बचत की जमीन होती थी। इस बात को हम सब जानते हैं। लेकिन गांव की आबादी बढ़ने के साथ साथ यह जमीन कम होती चली गई। हमारे से पहले की सरकारों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। आप जानते हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में तो आपके काम करने की जगह पर ही कब्जे कर लिए थे। और मित्रों, यही नहीं, उस समय सरकार में शामिल लोगों ने प्रजापत समाज के खिलाफ
एक षड्यंत्र भी ये कांग्रेस पार्टी ने रचा और आपका रोजगार छीनने का काम उन्होंने किया था। गांव में जो 100-100 गज के वर्ग के प्लाट देने का तमाशा भी ये कांग्रेस पार्टी ने ही किया था। वे प्लाट उस समय जमीन पर भी काटे गए थे, हम सब जानते हैं। जहां अपनी रोजी रोटी, जहां आपकी रोजी रोटी चले, तो इसका परिणाम यह हुआ कि आपका जो रोजगार था वो ठप हो गया था। ये कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण भाइयों हमें इस बात को भुगतना पड़ा। परंतु मुझे ये खुशी है साथियों बताते हुए कि हमारी सरकार ने इस आपकी समस्या को समझा है। हमने सिर्फ वायदे नहीं बल्कि समाधान पर काम करने का कार्य ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि आज हम उसी समाधान को आज जमीन पर उतार रहे हैं। ये मेरे लिए बड़ी खुशी और गर्व की बात है। आज हम उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचा रहे हैं जो मैंने गत 13 जुलाई को भिवानी में दक्ष प्रजापति जी महाराज के जयंती समारोह में लिया था। उसी दिन से हमने प्रशासनिक अधिकारियों को ये गति को तेज करने के लिए इस करना हमारी सरकार ने शुरू किया, हमारे अधिकारियों ने शुरू किया। और मुझे खुशी है कि मात्र 1 महीने के भीतर ही हमने उस घोषणा को वास्तविकता में बदलने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। यह हमारी सरकार की कार्यशैली को दर्शाता है। मित्रों, जहां कथनी और करनी में कोई भेद नहीं होता है। मित्रों, मुझे खुशी है प्रजापा समाज मेहनती, ईमानदार और हुनरमंद है। मिट्टी को आकार देकर जमीन को संवारना और अपनी कला से समाज को सजाना, यह हमारी पहचान है। सदियों से आपने अपने हुनर से प्रदेश की तरक्की में अपना योगदान दिया है, लेकिन कई बार संसाधनों की कमी ने आपको आगे बढ़ने नहीं दिया है। मैं आज जो पात्र प्रमाण पत्र आपको मिले हैं वे आपके सम्मान की ये गारंटी है जो हरियाणा सरकार दे रही है। आपके भविष्य को सुरक्षित की नींव ये सरकार दे रही है। ये प्रमाण पत्र आपको विश्वास दिलाते हैं कि सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है और आपके हक की रक्षा करना हमारा परम ये कर्तव्य है। आपकी कला के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जो आपकी कला है वो दिल को छूने वाली कला है। मिट्टी को छूकर देता है आकार, मिट्टी को छूकर देता है आकार, सपनों को गढ़ता है मेहनत कश कुंभकार। चाक पर घूमती है उम्मीदों की कहानी, चाक पर घूमती है उम्मीदों की कहानी, हर बर्तन में छुपी है उसके दिल की रवानी। मुझे खुशी है कि आज इस कार्यक्रम में हम प्रजापत समाज के हमारे उन भाई बहनों को भूमि का पट्टा ये प्रदान कर रहे हैं जो अपनी कला को एक नई दिशा देना चाहते हैं। यह कोई साधारण जमीन नहीं है, यह वो जगह है जहां आपके सपनों को पंख लगेंगे। इसका सीधा मतलब है कि अब आपको अपने उत्पाद बनाने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। जो हमारे कृष्ण लाल कुमार जी बोल रहे थे, वो हमारा उद्देश्य केवल जमीन देना ही नहीं है बल्कि एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जहां आपका हुनर और ज्यादा खिले। साथियों, यह जमीन सिर्फ यह जमीन तथा सुविधाओं का ये सवाल नहीं है, यह रोजगार और स्वाभिमान का ये सवाल है। जब आपका काम बढ़ेगा तो सिर्फ आपका परिवार ही नहीं बल्कि आपका समाज कई
और आगे लोगों को भी रोजगार मिलेगा। युवा पीढ़ी इसके से जुड़ना चाहेगी क्योंकि उन्हें इसमें एक उज्जवल भविष्य वो दिखाई देता है। जब मैं और मेहनत से अपनी अलग पहचान ये बना करके रखता है। साथियों, बड़ी खबर फिलहाल पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात हो सकती है। टैरिफ विवाद के बीच ये मुलाकात हो सकती है। अगले महीने अमेरिका जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात हो सकती है। हालांकि पीएम अगले महीने जाएंगे या नहीं ये अभी तक आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आए हैं, लेकिन खबर है कि इस दौरे को लेकर तैयारियां चल रही हैं। अब वहां पर जाकर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी या नहीं ये दूसरा पहलू है, इसको लेकर भी तैयारियां चल रही हैं। अब ये मुलाकात कैसे होगी, आई टू आई कॉन्टेक्ट कैसे होगा, बॉडी लैंग्वेज दोनों की क्या होगी, जैसे पहले हुआ करती थी, क्या उसमें बदलाव होगा, ये बहुत सारे पहलू हैं जो इस दौरे से पहले सभी लोगों के मन में चल रहे हैं और सब लोग इस दौरे का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तो सच बात है कि इस दौरे का इंतजार हर किसी को है और फिलहाल यहाँ टैरिफ विवाद के बाद ये मुलाकात काफी अहम रहने वाली है। अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जा सकते हैं। इस बीच आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार ये विवाद चल रहा था और इस बीच अब ये मुलाकात की बात सामने आ रही है, हर किसी की नजर अब इस पर रहने वाली है क्योंकि जिस तरीके से दोस्ती की बातें भारत और अमेरिका की जाती थी और अब इस जो डिसीजन अमेरिका की तरफ से लिया गया है इसके बाद किस तरीके से आमने सामने दोनों देश होंगे ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। आगे किस तरीके से चलेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बिल्कुल, देखिए जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस का यह 80वां सत्र होगा जो कुछ दिनों तक चलेगा और इस सत्र के अंदर पीएम मोदी भी पहुंचेंगे। इस सत्र का हिस्सा वो भी बनेंगे, यानी यूएनजीए में वो अपनी बैठक वो अपना संबोधन भी कर सकते हैं, दुनिया के देशों के सामने अपनी बात को रख सकते हैं। इस बीच टैरिफ विवाद जो भारत और अमेरिका के बीच चल रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको लेकर पीएम मोदी क्या कहेंगे वो देखना दिलचस्प है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर ये बातचीत और ये कुछ जानकारियां आपके सामने। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच मुलाकात संभव नजर आ रही है। सितंबर में अमेरिका जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। बिल्कुल, इसी के साथ अगले महीने अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक है। 23 से 27 सितंबर के बीच ये बैठक है जिसमें ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि पीएम मोदी जल्द पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, और इसको लेकर फिलहाल विदेश मंत्रालय की तरफ से तैयारियां चल रही हैं। अंतिम दिन की कार्यवाही 29 सितंबर को होगी। इसी दौरान पीएम और ट्रंप में मुलाकात हो सकती है, यानी जब ये सेशन वहां पर खत्म होगा उसके बाद इन दोनों नेताओं के बीच मुलाकात संभव मानी जा रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि अंतिम दिन की कार्रवाई के बाद व्यापार से जुड़े मुद्दों पर बातचीत संभव। हाल के तनाव के बीच ये संभावित मुलाकात अहम मानी जा रही है और हर पहलू से ये मुलाकात इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। बिल्कुल, देखिए संबंध वहां से बिगड़े थे जब भारत पाकिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको लेकर सीज फायर करवाया गया था। ट्रंप को क्वाड सम्मेलन के लिए निमंत्रण दे सकते हैं, ये ऐसे सूत्र बता रहे हैं कि पीएम मोदी क्वाड सम्मेलन जो भारत में होना है उसको लेकर उन्हें निमंत्रण दे सकते हैं। क्वाड शिखर सम्मेलन अक्टूबर में होने जा रहा है। ये 4 देशों का समूह है जिसका जो संचालन है वो भारत में होना है और भारत की अध्यक्षता में ही ये होगा। इसको लेकर निमंत्रण दिया जा सकता है। इसी के साथ ट्रंप की नाराजगी क्या है ये भी आपको बताएंगे। जहां भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है ये पहला कहना है अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से। रूस से व्यापार करने पर टैरिफ की धमकी अमेरिका देता हुआ नजर आ रहा है भारत को। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने इसी नाराजगी में 25% से बढ़ाकर टैरिफ को 50% किया है। हालांकि 25% लागू हो चुका है, लेकिन 27 के बाद 50% टैरिफ लागू किया जा सकता है। 50% में 25 जो है वो अतिरिक्त टैरिफ के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगाया हुआ है। बिल्कुल, यहाँ पर जब कैटेगरी बनाई गई थी तब 10 से 41% के बीच तमाम देश थे जिन पर टैरिफ लगाया जा रहा था, लेकिन एकदम से भारत पर 50% लगाना ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इस बीच ये नाराजगी जाहिर सी बात है ट्रंप की नजर आ रही है। 25% टैरिफ 7 अगस्त से लागू हो चुका है, बाकी 27 अगस्त से लागू होगा, जिससे पहले ये समय दिया गया है कि इस पर भारत सोचे, अमेरिका के हित में निर्णय ले जो अमेरिका चाहता है कि रूस से तेल ना खरीदा जाए।
और अब जो डेडलाइन है इस टैरिफ को लेकर, उससे पहले दोनों देशों के बीच जो बातचीत है वो संभव है, क्योंकि व्यापार समझौता दोनों देशों के बीच चल रहा है और अब बहुत बड़े पैमाने पर दोनों देशों के बीच व्यापार होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। ऐसे में टैरिफ लगाकर भारत को ही नुकसान नहीं होगा, बल्कि अमेरिका को भी नुकसान होगा। अमेरिका की कई सारे प्रोडक्ट वहां पर महंगे हो जाएंगे और इससे अमेरिका को भी नुकसान होने की संभावना है, जिसके कई सुझाव अमेरिका में कुछ बुद्धिजीवियों ने डोनाल्ड ट्रंप को दिया है कि भाई ये सुझाव है। तो बिल्कुल इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां प्रधानमंत्री पाकिस्तान के उन्होंने भारत को गीदड़ भभकी दी है। बिल्कुल शहबाज शरीफ की बात हो रही है और पानी को रोकने पर शहबाज शरीफ की धमकी, कहा एक बूंद पानी भी छीना तो छीना नहीं जा सकता है और पानी रोकने की कोशिश की तो सबक सिखाएंगे। ये पाकिस्तान की तरफ से भारत को कहा जा रहा है। शायद पाकिस्तान भूल गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त क्या कुछ हुआ था उनके साथ। बिल्कुल, पाकिस्तान की मानसिकता खुलकर सामने आ रही है। पाकिस्तान अपने दम पर कुछ नहीं कर रहा। पाकिस्तान के पीछे हो सकता है किसी बड़े देश की शह हो, क्योंकि मुनीर ने जो बात कही है वो अमेरिका से कही है, अमेरिका की धरती से कही है और कहा है कि हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी डूब कर ले चलेंगे। यानी मानसिकता देखिए रूपाली, उन्होंने कहा कि हम तो जाएंगे, आधी दुनिया को भी लेकर जाएंगे, यानी परमाणु से लेकर जाएंगे। तो कुल मिलाकर अब पाकिस्तान के जनरल मुनीर जो अब फील्ड मार्शल हैं, वो तिलमिलाते हुए नजर आ रहे हैं और तिलमिलाते हुए ही आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का जो बयान आया है, उसके साफ संकेत ये नजर आ रहे हैं कि भाई जल सिंधु समझौता जो इंडस वाटर ट्रीटी है, उस पर हम किसी तरह से पानी रोकना बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आप कोई बूंद रोकते हैं तो हम उस पर जवाबी कार्रवाई भारत को देंगे। ये बयान जो है ये वहां के प्रधानमंत्री ने 3 या 3.5 महीनों के बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिया है। लेकिन बड़ा सवाल रूपाली, क्या ये ऑपरेशन सिंदूर भूल गए हैं? और शायद पाकिस्तान ये भी भूल गया है कि भारत ने ये भी कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पर गीदड़ भभकी देना पाकिस्तान की भारत को, और हमेशा से करारा जवाब भारत ने तब दिया है जब पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकत की है। तो बिल्कुल यहाँ पर एक और इस बीच ये बात कहना, जहाँ पर इंडस वाटर ट्रीटी को अभियंस में रखा गया है, उसके बाद भी पानी को लेकर कि एक बूंद पानी भी छीना नहीं जा सकता पाकिस्तान से, वो पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले ही देख लिया था जब भारत ने ये डिसीजन लिया था। उसके बाद पाकिस्तान बौखलाता हुआ नजर आया, अब गीदड़ भभकी पर आ चुका है। तो यहाँ पर ये चीज समझनी होगी कि हालात आप ही के खराब होंगे, क्योंकि जो सिचुएशन पहले बनी उससे बदतर आप खुद बनाने जा रहे हैं। तो बिल्कुल, और अब देखना होगा भारत का रिएक्शन क्या होगा। हालांकि भारत की तरफ से साफ जवाब पहले भी दिए गए हैं और कुछ ही दिन पहले भारत के जो सेना के अधिकारी हैं उन्होंने भी एक बड़ा बयान दिया था। देखिए, सिंधु जल समझौता क्या है वो आपको समझाते हैं। बेस क्या है इसका, इनके किनारे का इलाका करीब 11.2 लाख वर्ग मीटर है। सिंधु नदी प्रणाली में कुल 6 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ये 6 नदियां हैं जिनको मिलकर एक जो समझौता है वो पाकिस्तान के साथ भारत ने किया हुआ था। तो बिल्कुल यहाँ पर ये सिंधु जल समझौता इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से आपको बता रहे हैं, जहाँ पर इनके किनारे का इलाका करीब 11.2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इस बीच भारत की नदियों का पानी जो है वो पाकिस्तान में जाता है। बिल्कुल, और आपको आगे भी बताते हैं इसको लेकर क्या महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। देखिए, इसमें 47% जमीन पाकिस्तान में आती है, 39% भारत, 8% जमीन चीन और 6% जमीन अफगानिस्तान में है। तो बिल्कुल इस बीच फिलहाल आपको बता दें कि इन सभी देशों की करीब 30 करोड़ लोग इन इलाकों में रहते हैं और 1947 से भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के पहले से ही ये लोग ऐसे अलग थे। और मैं ये बताना चाहता हूं आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम्हारा तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी। और मैं ये बताना
तो ये बात थी पाकिस्तान और भारत के हवाले से, लेकिन अब बात करेंगे राजस्थान में एक बेहद ही बड़ा सड़क हादसा पेश आया है। दुखद खबर है, जहां पर आपको बता दें कि 11 लोगों की जान चली गई है इस सड़क हादसे में। इस बीच दौसा में ये भीषण सड़क हादसा पेश आया है। अस्पताल में इलाज के दौरान एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया है और यात्री, आपको बता दें कि पिकअप और ट्रेलर के बीच ये टक्कर हुई है। बिल्कुल, देखिए ये बेहद दुखद खबर आ रही है। यात्रा पिकअप और ट्रेलर के बीच ये जोरदार टक्कर हुई, जिसमें अभी तक 11 लोगों की मौत हुई है। इसमें बताया गया कि 15 से 20 लोग इसमें सवार थे। कुछ लोग इसमें जख्मी भी हुए और उनको उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, लेकिन ज्यादातर बच्चे थे जिनकी मौतें भी हुई हैं। कुछ महिलाएं भी इसमें शामिल हैं और ये खाटू श्याम मंदिर से श्रद्धालु वापस लौट रहे थे, दर्शनों के लिए गए हुए थे, वहां से वापस आए थे, लेकिन इन्हें क्या पता कि इनके साथ क्या होना है और ये हादसा होकर इसमें 11 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। दौसा के बाप के पास ये हादसा जो है वो पेश आया है राजस्थान के अंदर, और ये सभी लोग उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं जो फिलहाल जिनकी मृत्यु हुई है और जो वहां पर इसमें जख्मी हुए हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पर खाटू श्याम के दर्शन लौट कर आ रहे थे ये 11 श्रद्धालु और इनमें से दर्दनाक मौत हो चुकी है। 7 बच्चे बताए जा रहे हैं इस एक्सीडेंट में, कुल मिलाकर जिनकी मौत हुई है उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। और हालत से आप अंदाजा लगाइए कि टक्कर कितनी जबरदस्त थी। अब आपको बता दें 15 अगस्त बहुत करीब है। इससे पहले हर घर पर तिरंगा फहराते हुए नजर आ रहा है। कई तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं और आन बान शान के साथ हर व्यक्ति, हर भारतीय नागरिक अपने तिरंगे को ऊंचा कर रहा है। और इसी संदर्भ में आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने घर के ऊपर तिरंगा फहराया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तिरंगा फहराया और दिल्ली में अपने आवास पर उन्होंने तिरंगा फहराया है। इसकी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। हर घर तिरंगा अभियान के तहत उन्होंने ये तिरंगा फहराया है, क्योंकि जब भी कोई बड़ा त्योहार या राष्ट्रीय पर्व होता है उससे पहले तिरंगा अभियान चलाया जाता है, जहां पर हर घर के ऊपर, हर घर के छत पर हर नागरिक जो है वो तिरंगा फहराता हुआ नजर आता है। और आज भी ये तस्वीर निकलकर सामने आई है। आप देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने अपने आवास पर, अपने छत पर ये तिरंगा फहराया है अपने परिवार के साथ। और बहुत खूबसूरत तस्वीर, ये सिर्फ तस्वीर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा संदेश भी है देश के लिए और विदेश के लिए। तस्वीर है और कुछ ही दिनों में, यानी कि 2 दिनों के बाद 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस पूरा भारत वर्ष मनाता हुआ नजर आएगा। इसी में तमाम बड़े नेता अपने अपने घरों में तिरंगा फहराते हुए नजर आ रहे हैं। तिरंगा रैलियां निकाली जा रही हैं। जोश, जज्बा, उत्साह कितना है वो सब दिखाया जा रहा है। तो फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तिरंगा फहराया। सामने आप सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर देख सकते हैं, हाथ में तिरंगा पकड़कर किस तरीके से रैली में चल रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत ये तिरंगा फहराया जा रहा है। और इस बीच लखनऊ में सीएम योगी ने ये अभियान की शुरुआत की है और शुभारंभ किया है। सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में एनसीसी कैडेट्स भी मौजूद है, वो भी तिरंगा हाथ में लिए इस वक्त जो है वो रैली में शामिल हुए हैं। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह की अगर बात करें, अपने आवास पर तिरंगा फहराते हुए नजर आ रहे हैं। तो बेहद खूबसूरत तस्वीर है। बिल्कुल सही कहा आपने। और देश भर में कल आपने कश्मीर से भी ऐसी तस्वीरें देखी होंगी। हमारा देश अपनी आजादी के 78 वर्ष पूरा कर रहा है। आजादी के अमृत काल में हर भारतीय के मन में अपने संविधान के प्रति, अपने राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति, अपने महान क्रांतिकारियों और महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव पैदा हो, इसे और प्रगाढ़ करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पिछले 10 वर्षों के अंदर राष्ट्रीयता का भाव प्रगाढ़ता के साथ हर जन तक, हर घर तक पहुंचे। यहां हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम सब देख रहे हैं। ये तिरंगा यात्रा मात्र यात्रा नहीं है।
तो बिल्कुल यहाँ पर आपने तस्वीर देखी जहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर तिरंगा फहराया। सीएम योगी आदित्यनाथ हर घर तिरंगा अभियान कर चलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं हरियाणा की भी बात करेगी क्योंकि सीएम नायब सिंह सैनी ने भी तिरंगा फहराया है। और इस बीच स्वतंत्रता दिवस को लेकर अगर बात की जाए तो पूरे तरीके से तैयारियां हैं। संत कबीर कुटीर में ये तिरंगा लगाया गया। राष्ट्रीय ध्वज आन बान शान का प्रतीक है, ये वो कहते हुए नजर आए। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत कबीर कुटीर में ये तिरंगा लगाया। तस्वीर आप देख सकते हैं और तिरंगा अभियान काफी तेज हो चुका है और तमाम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह ये ट्राई कलर में पूरा देश डूबा हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। और देखिए एक बार फिर से एक बेहद ही सुंदर तस्वीर आपके सामने है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी अपने आवास के ऊपर ये तिरंगा फहराए हैं और शान के साथ इस तिरंगे को फहराया गया है क्योंकि देश की जब बात आती है तो सबसे पहले तिरंगा आता है। तिरंगा हमारी पहचान है, तिरंगा हमारी शान और अपनी पहचान अपनी शान को हमेशा हर कोई शख्स ऊपर रखने की कोशिश करता है और तिरंगा हमेशा हमारे ऊपर होता है। इसको जब हम फहराते हैं तो हम हमेशा ऊपर फहराते हैं और यही वजह है जब जो 15 अगस्त का त्यौहार है, स्वतंत्रता दिवस का त्यौहार पूरे देश में मनाया जाना है, उससे पहले ये तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अब मुख्यमंत्री हों, गृह मंत्री हों या बाकी अन्य कैबिनेट मंत्री हों, वो भी अपने घरों के ऊपर, अपने आवास के ऊपर तिरंगा फहराने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। अब फिर से बात करेंगे 15 अगस्त को लेकर क्योंकि 15 अगस्त को लेकर देश भर में इस वक्त जबरदस्त तैयारियां देखने को मिल रही हैं और जोरों शोरों से इस 15 अगस्त को खूबसूरत बनाने के लिए तैयारियां हो रही हैं। आपको बता दें आज की फुल ड्रेस रिहर्सल की जा रही है। लखनऊ में भी फुल ड्रेस रिहर्सल जो है वो की गई है क्योंकि ये होता है 1 या 2 दिन पहले फुल ड्रेस रिहर्सल की जाती है। देशभक्ति के तरानों से पूरा विधान पथ गूंजा हुआ है और हूबहू वैसे ही आज रिहर्सल की जाती है जैसे आज से ठीक 2 दिन के बाद यानी 15 अगस्त के दिन होना है। उसको लेकर आज एक रिहर्सल कार्यक्रम जो है वो अलग अलग जगहों पर जरूर होता है। तो बिल्कुल आप देखिए तस्वीरों में जहां पर फुल ड्रेस रिहर्सल, चाहे वो डांस की हो या फिर परेड निकालने की हो, इन सभी चीजों की जा रही है। कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे और तमाम गेस्ट इसमें मौजूद रहने वाले हैं परसों स्वतंत्रता दिवस पर। तो उन सभी चीजों को लेकर अलग अलग जगह पर तैयारियां हो रही हैं। ये लखनऊ की तस्वीरें हैं आपके सामने जहां पर बच्चे जो है वो फाइनल फुल ड्रेस रिहर्सल करते हुए नजर आ रहे हैं परसों होने वाले कार्यक्रमों को लेकर। बिल्कुल देखिए और बेहद ही खूबसूरत कार्यक्रम आपकी स्क्रीन पर बच्चे अपना पूरी प्रतिभा दिखाते हुए, देशभक्ति को प्रदर्शित करते हुए और साथ ही साथ ये बताते हुए कि हमारा देश हमेशा ऊपर है, सांस्कृतिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी, हर तरह से हमारा देश दुनिया में जाना जाता है। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर आज जिस तरह से फुल ड्रेस रिहर्सल की जा रही है, आप देखिए कि मेरे सामने उसी प्रकार से जिस दिन जो 15 अगस्त है पूर्वाभ्यास किया जा रहा है, आप ये कह सकते हैं। और देखिए खुद वहाँ पर जो सीएम की जो फ्लीट है, मुख्यमंत्री की जो फ्लीट है, वो पूरी तरह से यहाँ पर पहुंची है विधान भवन के विधानसभा के सामने और सलामी गार्ड सलामी लेने के लिए वो जो पुलिस की टीमें हैं वो यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद है। तो आप समझ सकते हैं कि जो फुल ड्रेस रिहर्सल है उसका पूरा आगाज हो चुका है। आप देखिए कि जो सुरक्षा के लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो सुरक्षा है वो भी आप देख सकते हैं कि हर एक पोजीशन को लेकर कैसे गाड़ियों का जो सीएम का जो काफिला है वो यहाँ पर फुल ड्रेस रिहर्सल के अवसर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तस्वीरें हैं वो पूरी तरह से उसी तरह से पूरा किया जा रहा है कि जिस तरह से 15 अगस्त के दिन खुद मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन आप देखिए उनकी पूरी फ्लीट है, पूरी गाड़ी है, सेम उसी दिन की तरह प्रोटोकॉल है। आप देखिए कि जो सुरक्षा के लोग हैं वो पूरी तरह से पहुंचे और देखिए गाड़ियों का जो गेट है उसको खोला गया है कि ऐसे सीएम उतरेंगे और ऐसे उसके बाद वो यहाँ पर प्रवेश करेंगे। यानी पूरा जो फुल
ड्रेस रिहर्सल है उसकी जो झलकियां हैं वो आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से रिहर्सल किया जा रहा है कि किस तरह से सारे सुरक्षा से लेकर हर एक मानक को पूरा कर लेना है, ताकि आप देखिए कि पूरी तरह से सलामी दी जा रही है और झंडे को तिरंगों को लहराया गया है और पुलिस की जो सलामी पार्टी है वो सलामी दी जा रही है और यहाँ पर तमाम जो पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं वो उसी दिन की तरह है, सेम जिस दिन स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को पूरी तरह से मतलब जब जिस तरह से मुख्यमंत्री का आगमन होगा और तिरंगे के साथ आप देखिए कि पुलिस जो पार्टी है वो जो सलामी गार्ड है वो पूरी तरह से सलामी लेने के लिए तैयार है। हर एक देखिए कि सुरक्षा की अगर बात करें तो चारों तरफ यहाँ पर पुलिस का एजेंसियों का घेरा बनाया गया है। आप देखिए कि लगातार जो मुख्यमंत्री सुरक्षा के लोग हैं, जो डॉग स्क्वाड के लोग हैं, जो सारे सुरक्षा के अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर मुस्तैद हैं। हर एक किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जो पर्याप्त पुलिस बल है वो भी यहाँ पर तैनात किया गया है। आप देखिए कि लगातार खुद यहाँ पर इस रिहर्सल में फुल, और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि ये हेलीकॉप्टर जो पुष्प वर्षा करेगा यहाँ पर वो भी यहाँ पर पहुंचा है और देखिए पुष्प वर्षा भी की जा रही है। फुल रिहर्सल के दिन आप देखिए कि कैसे पुष्प वर्षा की गई है विधानसभा के सामने। तमाम जो यहाँ पर पुलिस प्रशासन के लोग हैं, पूरी जो यहाँ पर कवायद की गई है, एक प्रकार से आप समझिए कि फुल जो रिहर्सल है ड्रेस का वो यहाँ पर देखा गया है कि किस तरह से 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर आज जिस तरह से पूरे चीजों को लेकर यहाँ पर पूर्वाभ्यास किया गया है कि किस तरह से मुख्यमंत्री का आगमन होगा, उसके बाद जो कार्रवाई है वो की जाएगी। और आप देखिए कि मंच पे किस तरह से सीएम सुरक्षा के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, जो मुख्यमंत्री के सुरक्षा में लगे लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, वो सारी चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किस तरह से उनके मंच पे कौन कौन कहाँ पर होगा और किसकी कहां पर भूमिका होगी। मुख्यमंत्री के साथ कौर गणमान्य लोग हो सकते हैं उनको। और ये देखिए कि जो पूरी पुलिस ब्रास बैंड है, जो बैंड पार्टी है वो यहाँ से मूवमेंट कर रहे हैं। लगातार जो मूवमेंट है पुलिस की पार्टियों का वो यहाँ देखा जा सकता है। लगातार जो सुरक्षा के लोग अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं हर एक चीजों को लेकर यहाँ पर पूरी तरह से एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर आज पूरी तरह से फुल जो रिहर्सल है उसको यहाँ पर अंजाम दिया गया है। कैमरामैन किशन के साथ उमेश मिश्रा, JK 24x7 लखनऊ। तो आपने देखा एक रिपोर्ट, लेकिन आपको बताते हैं और जिस प्रकार से तैयारियां चल रही हैं इसी को लेकर लखनऊ में 15 अगस्त और हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लखनऊ जिलाधिकारी विशाखा जी से खास बातचीत करते हुए हमारे सहयोगी उमेश मिश्रा ने उनसे खास बातचीत की इस फुल ड्रेस रिहर्सल परेड को लेकर। आइए आपको सुनाते हैं। जिलाधिकारी लखनऊ है, विशाख जी से बात करेंगे। सर, क्या कुछ तैयारियां हैं 15 अगस्त के मध्य? देखिए, जो 15 अगस्त को जो राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर परंपरागत रूप में जो विधान भवन और लोक भवन के सामने मुख्य मार्ग में कार्यक्रम का आयोजन होता है माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में, उसकी जो सेकेंड रिहर्सल यानी फुल ड्रेस रिहर्सल आज यहाँ पे संपन्न हुआ है, जिसमें 35 बटालियन PAC और आर्मी के बैंड के द्वारा राष्ट्रीय धुन और राष्ट्रगान का प्रस्तुतिकरण होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे 6 अलग अलग राज्यों से आए हुए हमारे कलाकार जो संस्कृति विभाग के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित होगा और उसके साथ साथ वीर शहीदों के परिवार को सम्मानित भी किया जाएगा। तो इसके संबंध में चूंकि हर घर तिरंगा अभियान भी चल रहा है, उसके दृष्टिगत रखते हुए शहरवासियों को भी सम्मिलित करते हुए सारे लोगों के मौजूदगी में कार्यक्रम संपन्न कराने के लिए सारी तैयारियां चल रही है और हमारी सेकेंड रिहर्सल आज संपन्न हो चुकी है। सर, माना ये भी जा रहा है कि जो आम पब्लिक है उसको कोई यहाँ पर परेशानी ना हो, उसको लेकर क्या कुछ निर्देश? देखिए, आम पब्लिक के लिए भी यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। उनके लिए
ये पेयजल की व्यवस्था और सारी सुविधाएं यहाँ पे सुनिश्चित की जा रही है। और क्योंकि राष्ट्रीय पर्व है, जनसहभागिता के साथ सब लोगों के मौजूदगी में कार्यक्रम किया जाना आवश्यक है, तो उसके लिए सारी तैयारियां हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ जिला अधिकारी लखनऊ विशाख जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि 15 अगस्त के मद्देनजर जो भी आज की पूरी व्यवस्था है वो कहीं न कहीं पूर्वाभ्यास के जरिए यहाँ पर जांची और परखी गई। कैमरामैन किशन के साथ उमेश मिश्रा, JK24x7 लखनऊ। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र भी जारी है और आज तीसरा दिन है। मानसून सत्र में हंगामा हो सकता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार की तरफ से एक विजन डॉक्यूमेंट्री पेश की जाएगी जो विकसित भारत 2047 तक जो संकल्प लिया गया है उसको लेकर ये विजन डॉक्यूमेंट पेश किया जाना है और उसी पर लगातार चर्चा भी होनी है। 24 घंटे तक लगातार चर्चा होगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि पक्ष और विपक्ष इस विजन डॉक्यूमेंट पे कैसे चर्चा करेंगे, विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर अपना रवैया क्या अपनाएगा और इसका क्या उत्तम निकलेगा, क्योंकि बहुत ही छोटा सा सत्र उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस वक्त ये मानसून वाला सत्र जो है वो रखा गया है। अब देखना दिलचस्प है कि आज क्या उत्तम निकल कर आएगा जब ये 24 घंटे की चर्चा खत्म होगी। उपलब्धियां पाई जा सकती हैं। महिलाओं के कल्याण एवं उत्थान के लिए हमें आधी आबादी पर को आत्मनिर्भर बनाना होगा। उनको घर के चूल्हे चौके से निकालकर उनकी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा व हुनर बढ़ाने पर विशेष जोर देना होगा, जिससे कि उनमें आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की भावना विकसित हो सके। प्राथमिक शिक्षा मात्र घर से विद्यालय तक एवं परोपजीवी बनने चलिए न्यूज रूम लाइव में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए इजाजत। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।